नमस्कार। डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की हमने शुरुआत की थी, राजपूतों की उत्पत्ति। तो इस विषय की सीमाओं को समझते हुए इसे अनेक भागों में तैयार करने की योजना है। प्रथम भाग में हमने राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित जो प्राचीन साक्ष्य हैं उनका विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया था और उस चर्चा में वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतति वाला मत हमने आपको बताया था। दूसरा महत्वपूर्ण उत्पत्ति अग्निकुल या अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी है। ऐसा विचार मानने वाले बहुत से इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के सिद्धांत को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए राजपूतों को अग्नि के वंशज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस मत का जो मूल ग्रंथ है वो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है, जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। उसमें राजपूतों को परशुराम व विष्णु अवतार से संबद्ध करने का प्रयास किया है। चंद्रवरदाई लिखते हैं कि वैदिक कालीन क्षत्रियों से रुष्ट होने के कारण परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, किंतु जब राक्षसों का राज बढ़ गया और जन धन की रक्षा करने में वे असमर्थ हुए तो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ का आयोजन किया और राजपूतों के 4 वंशों क्रमशः प्रतिहार, जिन्हें परिहार भी कहा गया, और परमार, जिन्हें पमार भी बोल देते हैं, और चौहान, जिन्हें सोलंकी चौहान चहमान बोलते हैं, और चालुक्य वंश अग्नि के कुंड से उत्पन्न किए। तो इन 4 वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि गौतम, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषि यज्ञ किया करते थे। वे राक्षस हाड़, मांस, मूत्र, विष्ठा आदि के द्वारा यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। इनमें से चौहानों ने आशापुरी को अपनी देवी मानकर राक्षसों को मार भगाया और इस प्रकार राजपूतों का उद्भव हुआ। चारणों एवं भाटों द्वारा 13वीं से 18वीं शताब्दी तक इस कहानी का काफ़ी प्रचार प्रसार होता रहा। अपनी ख्यात में नेड़सी और सूरमल मिश्रण ने इसे और विस्तार दिया। इन चारों वंशों के राजपूतों ने भी अपनी विशुद्धता को प्रमाणित करने के लिए इस सिद्धांत को अपना लिया। कर्नल टाड ने भी इस अग्निकुल के सिद्धांत को अपने मत विदेशी वंशों से राजपूतों की उत्पत्ति को मान्यता प्रदान की। गहराई से इस मत पर विचार किया जाए तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह केवल कवियों की कल्पना ही है। आधुनिक काल में इतिहास का कोई भी विद्यार्थी यह नहीं मान सकता है कि अग्नि से भी मनुष्य रूपी योद्धाओं का सृजन हो सकता है। श्री जगदीश सिंह गहलोत लिखते हैं कि आधुनिक खोजों के आधार पर ज्ञात होता है कि अग्निवंश कोई स्वतंत्र वंश नहीं था। यह सब चंद्रवरदाई की कल्पना का परिणाम प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रवरदाई वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों के उद्भव द्वारा यह अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष का समय आया तो इन चारों वंशों के राजपूतों ने स्वयं को आक्रमणकारियों से लड़ने को सजग कर दिया। गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार यदि वास्तव में चंद्रवरदाई इन वंशों की उत्पत्ति अग्नि को मानता तो स्पष्ट रूप से वह अपने ग्रंथ में राजपूतों की 36 शाखाओं को सूर्य, चंद्र और यदुवंशी कभी न लिखता। 6वीं से 16वीं शताब्दी के साहित्यिक ग्रंथ व अभिलेख हमें यह सिद्ध करने में सहायता देते हैं कि इन चारों वंशों में 3 तो निश्चित ही सूर्य व चंद्रवंशी थे। जैसे उस समय कई दानपत्र सोलंकियों का चंद्रवंशी होना प्रमाणित करते हैं। प्रतिहार, जिन्होंने कन्नौज में अपनी सत्ता स्थापित की थी, सूर्यवंशी थे।
राजशेखर द्वारा महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसकी पुष्टि ग्वालियर के अभिलेख से होती है। पिंगल सूत्रवृत्ति, उदयपुर प्रशस्ति, तेजपाल अभिलेख आदि में परमारों को ब्रह्मक्षत्र कुलीन बताया गया है। इन सब में उन्हें अग्निवंशीय नहीं बताया गया है। और इसी तरीके से चालुक्यों को चंद्र के वंशज कहा गया है। हमीर महाकाव्य, हर्ष अभिलेख एवं पृथ्वीराज विजय काव्य में चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रियों की संतति बताया गया है। आधुनिक विद्वान पृथ्वीराज रासो को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं। इसका कथानक डिंगल साहित्य की शैली पर निर्मित होने से ऐतिहासिक तथ्यों से अछूता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि रासो साहित्य में मौलिकता का अभाव है। इसके सभी अंश पिछले समय से जोड़े गए हैं। सीवी वैद्य महोदय भी अग्निवंशी सिद्धांत को कवि द्वारा कल्पित बताते हुए कहते हैं कि राजपूतों ने भी इसे अपने कुल की प्रतिष्ठा का प्रतीक मानकर इसकी सत्यता को प्रमाणित करने का कभी प्रयास नहीं किया। इस संदर्भ में श्री ओझा ने भी यही लिखा है कि जो विद्वान पृथ्वीराज रासो के आधार पर इन चारों वंशों को अग्निवंश या अग्निकुंड की उत्पत्ति से मानते हैं, यह उनकी हठधर्मिता ही है। डॉक्टर युश्री प्रसाद एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज़ में इसे तथ्यरहित बताते हुए लिखते हैं कि ये केवल मध्यकालीन चारण एवं भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का परिणाम एवं ब्राह्मणों का एक प्रतिष्ठित जात की उत्पत्ति की महत्ता निर्धारित करने का प्रयत्न मात्र है। कर्नल टॉड लिखते हैं कि अग्निकुंड में जन्मे राजपूतों का शुद्धिकरण करके उन्हें राजपूत क्षत्रिय बना दिया गया। उस समय हिंदू धर्म एवं उसके प्रतिनिधि तथा शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियां बौद्ध धर्म एवं संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हुईं। अतएव ब्राह्मणों ने इन्हीं विदेशी आक्रांताओं की शुद्धि करके धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए उनका सहयोग प्राप्त किया। डॉक्टर राजबली पांडे ने कर्नल टाट के मत से कुछ अंशों में सहमत होते हुए लिखा है कि कुषाणों ने अफगानिस्तान के शाही वंश को अपना उत्तराधिकारी बनाकर पूर्णतः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था और भारत में वन व्यवस्था में उन्हें क्षत्रियों का स्थान दे दिया गया। अग्निकुंड के संबंध में एक मत यह भी प्रचलित है कि जो विदेशी स्थायी रूप से भारत में रहने लगे, जैसे शक, कुषाण, हूण तथा यूची, यज्ञ द्वारा उन्हीं का शुद्धिकरण करके उन्हें क्षत्रियों में मिला लिया गया हुआ। क्योंकि ये लड़ाकू थे, अतः इन्हें केवल क्षत्रियों में ही मिलाया जा सकता था। कुछ आधुनिक विद्वानों के अनुसार अग्निहोत्री ब्राह्मण थे और जब उन्होंने अग्नि पूजा छोड़कर शस्त्र ग्रहण किए तब वे अग्निवंशी क्षत्रिय कहलाने लगे और इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा शस्त्र ग्रहण करने की बात नई नहीं थी। इन मत मतांतरों के मध्य सत्यता केवल इतनी हो सकती है कि ऋषि मुनियों ने विदेशी जातियों एवं बौद्ध धर्म के अनुयायियों को यज्ञ द्वारा शुद्ध कर क्षत्रिय बनाया हो। पाश्चात्य विद्वान विलियम क्रुक भी इसी मत को मानते हैं, किंतु अग्निकुंड से उत्पत्ति का कथानक निर्मूल ही प्रतीत होता है। डॉक्टर कालिका रंजन कानून को भी कहते हैं कि वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के पश्चात वर्तमान युग में यह ऐतिहासिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इस प्रकार जो राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी अग्निकुंड का मत है वो कई मतों का सिंथेसिस करता है। हम समीक्षा के दौरान बाद में आपको इस बारे में बताएंगे कि इन सभी मतों में जो एक कॉमन फैक्टर है, एक समान बात है, वो ये है कि अग्नि का होना, अर्थात एक प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है। और वैसे दूसरे अर्थों में देखा जाए तो अग्नि मनुष्य की प्रथम खोज है। और जहाँ तक साहित्य का सवाल है, वैदिक ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य, यानी अग्नि को समर्पित है। तो इस प्रकार अग्निकुंड की उत्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। और इस तरीके से ये अग्निकुंड की जो इनकी